दोस्तों, आप सबको पता है कि मैंने जो असम यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन के सेकंड सेमेस्टर में AACC2 जो सब्जेक्ट है EVS का एनवायरमेंटल स्टडीज़ उसका दोस्तों सीरीज स्टार्ट किया है। तो मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, 3 वीडियो आ चुका है 3 चैप्टर्स के ऊपर। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो में यूनिट 4 या फिर चैप्टर 4 के ऊपर बात करूँगा। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी मैं आज इस वीडियो में आपको करवा दूँगा। और मैं जो भी दोस्तों बोलूँगा आप सबको ये चीज़ें नोट करना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों चैप्टर 4 या फिर यूनिट 4 का नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। ये दोस्तों चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से दोस्तों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉजेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल। दोस्तों सबसे पहला जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन आता है वो है एयर पोल्यूशन। अब सो एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंस। जब हार्मफुल सब्सटेंस के द्वारा एयर में पोल्यूशन होता है, कॉन्टेमिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। दोस्तों एयर पोल्यूशन के अगर हम मेजर कॉसेस की बात करें कि किस कारण से एयर पोल्यूशन होता है, तो मेन जो कॉसेस है वो 3 हैं। सबसे पहला बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते जलाते हैं उससे जो धुआं होता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। सेकंड है कंस्ट्रक्शन। जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है हमारे सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, तो उससे जो धुआं, जो डस्ट निकलता है उससे भी एयर का पोल्यूशन होता है। और लास्ट में है इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्रियल एमिशन के द्वारा बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो एयर में ऐड होते हैं, तो इससे भी दोस्तों एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन के दोस्तों अगर हम इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला इफेक्ट है हार्ट डिजीज़। ह्यूमन में हार्ट डिजीज़ बहुत बढ़ चुका है एयर पोल्यूशन के द्वारा। सेकंड है कैंसर। कैंसर भी आज बहुत मात्रा में बढ़ रहा है। और थर्ड दोस्तों जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी एयर पोल्यूशन का एक इफेक्ट है। अगर हम दोस्तों कंट्रोल की बात करें कि किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यूजिंग ऑफ लेस फॉसिल फ्यूल। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की यूज़ को कम कर दें तो एयर पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो सकता है। और सेकंड जो कंट्रोल का वे है वो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन और सोसाइटी की तरफ से उसको माना जाए तो डेफिनेटली बात है जो एयर पोल्यूशन है वो कम होगा। सेकंड जो पोल्यूशन है वो है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंस। जब हार्मफुल सब्सटेंस के द्वारा वाटर में पोल्यूशन होता है या फिर कॉन्टेमिनेशन होता है उसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। अगर हम दोस्तों कॉसेस की बात करें कि कौन सा कारण से वाटर पोल्यूशन होता है, तो सबसे पहला कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। दोस्तों इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब है इंडस्ट्रियल जो वर्क है उनमें जो हार्मफुल गैसेस, ऑयल का यूज़ होता है, वो जब पानी से मिलता है तब पानी का दूषण होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। सेकंड है एसिड रेन। एसिड रेन के द्वारा जब पानी में एसिड रेन गिरता है उससे एसिड रेन में जितने भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है, जितनी हार्मफुल चीज़ें हैं वो वाटर में मिलकर वाटर को पोल्यूशन करता है। और थर्ड दोस्तों जो है वो है ऑयल पिल्स। ऑयल जब दोस्तों बहुत सारे तरीक़ों से निकल कर जो इंडस्ट्रियल ऑयल है या फिर जो ख़राब जो फैक्ट्री से ऑयल निकलता है वो जब पानी में मिलता है तो उससे भी पानी का दूषण होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। इफेक्ट की दोस्तों अगर हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन का बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे बड़ा डेंजरस डिसीज़ होता है ह्यूमन में, जैसे कि कोलेरा हो गया, पोलियो हो गया। जो इफेक्टेड पोल्यूटेड जो वाटर है वो पीकर लोगों के अंदर बहुत सारे डिजीज़ हो सकता है, जैसे कि कोलेरा हो गया, पोलियो हो गया। और दूसरा जो इफेक्ट है वो है लॉस ऑफ पोर्टेबल वाटर। जो पोर्टेबल वाटर है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, वो भी लॉस होता है, वो भी डिस्ट्रॉय होता है। अगर हम सब कंट्रोल की बात करें कि किस तरह से वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले बॉइलिंग एंड फिल्टर वाटर। अगर हम वाटर को पीने से पहले बॉयल करें, फिल्टर करें तो उससे भी कम हो सकता है। और दूसरा है प्रॉपर नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन को कैसे हम रोक सकते हैं, उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। थर्ड दोस्तों जो पोल्यूशन है वो है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का मतलब है कॉन्टेमिनेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंस। जब हार्मफुल सब्सटेंस के द्वारा सॉइल में पोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। अगर हम दोस्तों कॉसेस की बात करें तो सबसे पहला कॉसेस है एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड जो है उसका अगर हम एक्सेसिव यूज़ करें तो कॉज होता है। और दूसरा जो कॉज है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं
उससे भी सॉइल का पोल्यूशन होता है। और थर्ड है एसिड रेन। एसिड रेन के द्वारा भी दोस्तों जो सॉइल है वो पोल्यूटेड होता है। दोस्तों अगर हम इफेक्ट की बात करें कि सॉइल पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट है, तो सबसे पहला इफेक्ट है स्किन डिजीज़, क्योंकि जो सॉइल पोल्यूटेड है उसमें अगर ह्यूमन आते हैं, किसी तरह उसके टच में आते हैं, तो उनका स्किन डिजीज़ हो सकता है। और दूसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर सॉइल में पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूटेड है, तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी का भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो दोस्तों कंट्रोल हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। अगर हम बायो फर्टिलाइज़र को यूज़ करें तो सॉइल पोल्यूटेड नहीं होगा। और दूसरा है स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस। अगर हम अवेयरनेस को स्प्रेड करें कि किस तरह से सॉइल को इफेक्ट ना हो, उस तरह से अगर हम अवेयरनेस को स्प्रेड करें तो उस तरीके से भी हम सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। चौथा दोस्तों जो पोल्यूशन है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब क्या है? लाउड नॉइज़ विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन ईयर। जब लाउड नॉइज़ से ह्यूमन ईयर का जो हार्मफुल होता है उसे हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन को दोस्तों अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो नेचुरल कॉजेज़ में आता है थंडर। जब थंडर होता है तब उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अगर हम मैन मेड पोल्यूशन की कॉजेज़ की बात करें तो मैन मेड कॉजेज़ में लाउड स्पीकर आता है, साइरेंस आता है, फायर क्रैकर, इनसे भी दोस्तों नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है। अगर हम इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट में लॉस ऑफ हेयरिंग हो सकता है। इफेक्ट की बात करें तो लॉस ऑफ हेयरिंग हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। अगर हम दोस्तों कॉसेस की कंट्रोल की बात करें कि किस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, तो कुछ तरीके हैं जैसे कि प्रॉपर पॉलिसीज़ टू स्टॉप नॉइज़ पोल्यूशन। प्रॉपर पॉलिसीज़ होना चाहिए। और दूसरा है स्टेइंग अवे फ्रॉम नॉइज़ी एरिया। अगर हम नॉइज़ी एरिया से दूर रहे तो भी हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोस्तों गया वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इफेक्ट, कॉजेज एंड कंट्रोल। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है कंट्रोल मेजर ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट को कंट्रोल करने के क्या क्या मेजर है, तो दो इम्पोर्टेंट मेजर है, आप नोट कीजिएगा। सबसे पहला आता है रिसाइकलिंग। अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे तो बहुत हद तक जो वेस्ट है वो कम होगा। और दूसरा है आपका यूज़ ऑफ लैंडफिल्स। अगर हम लैंडफिल्स को यूज़ करेंगे तो वो भी एक अच्छा मेजर है। उसके बाद तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है न्यूक्लियर हैज़र्ड्स इफेक्ट इन ह्यूमन। अब सो न्यूक्लियर हैज़र का मतलब क्या है? न्यूक्लियर हैज़र का मतलब है पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू रेडियो एक्टिव मटेरियल। जब रेडियो एक्टिव मटेरियल के द्वारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर हैज़र। अब जो न्यूक्लियर हैज़र से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे ह्यूमन को? सबसे पहला स्किन बर्न हो सकता है, स्किन जल सकता है, और दूसरा कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों फोर्थ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आता है क्लाइमेट चेंज। अब सो क्लाइमेट चेंज क्या है? चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। जब वेदर पैटर्न एंड टेम्परेचर में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का तो कुछ कॉजेज़ है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एमिशन। जब इंडस्ट्री से जब दूषित जो गैस निकलता है उससे भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है। और दूसरा है कटिंग फॉरेस्ट। आजकल दोस्तों बहुत सारे एरिया में फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है तो उससे भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है। उसके बाद तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जब ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा अर्थ का जो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट जब हीट हो जाता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब सो ग्लोबल वार्मिंग का कुछ कॉजेज़ है। सबसे पहले एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो वेदर से मिलता है, क्लाइमेट से मिलता है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। और दूसरा है कटिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कटने के बाद जो पेड़ों का जो क्षमता है वो कम हो जाता है, उससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही तेज़ी से हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तीसरा जो टॉपिक है वो है ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जब ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ओजोन लेयर का लॉस होता है, डिस्ट्रॉय होता है, उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब कॉसेस क्या है? कॉसेस दोस्तों मेन कॉसेस है केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन केमिकल दोस्तों जब निकलकर हमारे ओजोन लेयर में पहुंचता है तो इससे ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, लॉस होता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एसिड रेन। अब सो एसिड रेन क्या है? रेन विथ हाई लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। जब रेन में हाई लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड मिल जाता है उस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन, जो बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही ख़राब होता है ह्यूमन और बायोडाइवर्सिटी के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो एनवायरमेंटल लॉ। अब दोस्तों एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे लॉ का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया है।
तो सबसे पहला लॉ आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये दोस्तों 1986 में बनाया गया था। इस लॉ से दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो लॉ आता है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ। ये 1972 में बनाया गया था। इसका मेन एम था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना डेंजर से। तीसरा जो लॉ है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो 1980 में बनाया गया था। इसका एम था फॉरेस्ट को कंजर्वेट करना, फॉरेस्ट को सेव करना। लास्ट दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर से वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? फुलफिल ऑफ प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दोस्तों इसका मतलब है हम अब हमारे प्रेजेंट में जितने भी नीड है उसको फुलफ़िल करेंगे, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फ्यूचर जनरेशन को हम उतना ही देकर जाएंगे जितना हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो सभी के लिए जो डेवलपमेंट का सोच है उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हमने इस वीडियो में चैप्टर 4 से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आंसर सब मैंने करवा दिया है, लेकिन आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा एज ऑलवेज मैं कहता हूँ। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आएगा, लास्ट वीडियो, जहाँ पर मैं यूनिट 5 को भी डिस्कस कर दूँगा। तो गुड बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।